नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 28 जून साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब ईरान बातचीत और निगोशिएशन से पीछे हट रहा है, चूंकि इस हिसाब से मिडिल ईस्ट में माहौल बन रहे हैं कि देखने पे ये बात लग रही है कि आने वाले टाइम में फिर से जंग भड़क सकती है। और ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। और साथ ही लेबनान के साथ जो सीज फायर का समझौता हुआ है, उस समझौते के बाद पूरी दुनिया नाराज है, चूंकि लेबनान के साथ इजराइल ने वो व्यवहार किया है कि मानो ऐसा व्यवहार कोई अपने कठपुतली के साथ भी ना करे। क्या कुछ हुआ है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही बहरीन के ऊपर ईरान की तरफ से बड़ा हमला देखने को मिला है, और इस हमले के बाद अमेरिका का क्या स्टैंड है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही भारत में मुहर्रम को लेकर एक ऐसी खबर निकल के सामने आई है, हजारों लोगों की जिंदगियां लेने का प्लान था। इस हिसाब से मुहर्रम में दवाएं बांटी गई थी कि अगर उस दवा को कोई कंज्यूम कर लेता तो हजारों जिंदगियां चली जाती। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम दंगा भड़क सकता था, और क्या कुछ हो सकता था, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही अमेरिकन और इजरायली फाइटर जेट एक बार फिर से मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो चुके हैं। तो क्या जंग फिर से शुरू होगी या फिर कुछ और होगा, इसके बारे में भी इस वीडियो में आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही मिडिल ईस्ट में कई सारी ऐसी अहम घटनाएं घटी हैं जिनके बारे में आपका जानना बिल्कुल जरूरी है, और उन घटनाओं के बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही कमेंट में आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर निकल के सामने आ रही कि ईरान ने अब साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि स्विट्जरलैंड के अंदर जो बातचीत होने वाली है, चूंकि एक फेज की बातचीत हुई थी और दूसरे फेज की बातचीत होने वाली थी, लेकिन अब ईरान ये कोशिश कर रहा है कि स्विट्जरलैंड के अंदर दूसरे फेज की बातचीत ना हो। अब बातचीत ना होने का मतलब यह है कि ईरान अब शायद सीज फायर के लिए बातचीत नहीं करना चाहता। अब क्यों नहीं करना चाहता दोस्तों, इसके पीछे वजह है। अभी कल ही जो सिरिकलैंड है वहां पे अमेरिका ने ताबड़तोड़ मिसाइल दागी, और इसी के जस्ट बाद दोस्तों खबर निकल के सामने आई थी। मैंने भी आपको बताया था कि ईरान ने अरबों के ऊपर मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। अब शुरुआत में किसी देश का नाम निकल के सामने नहीं आया था, लेकिन मैंने शुरुआत में ही आपको अपनी जानकारी के हिसाब से 3 देशों का नाम बताया था। पहला कतर, दूसरा जो बहरीन है, और तीसरा इराक। इन तीनों देशों का नाम लेके मैंने कहा था कि इन तीनों देशों पे ईरान की तरफ से हमला किया गया है। हालांकि 2 देशों के बारे में अभी तक कंफर्म जानकारी नहीं हुई है, लेकिन बहरीन से रिपोर्ट निकल के सामने आ गई है कि बहरीन के ऊपर ईरान ने हमला किया है, और बहरीन ने कहा कि हमारे ऊपर जब हमला हुआ हमने फौरन उसको मार के गिरा दिया। आमतौर पर यही झूठ तो बोला जाता है, जब तक सैटेलाइट इमेज कोई खुलासा नहीं करती तब तक यही झूठ, यही नैरेटिव परोसा जाता है कि भाई साहब हमला हुआ था और हमने मार के गिरा दिया। लेकिन इसी हमले के बाद दोस्तों बहरीन कह रहा है कि अब हम भी पलटवार करेंगे और हम भी ईरान को जवाब देंगे। तो मतलब बड़ा साफ है कि ईरान ने जो हमला किया है, इस हमले में बहरीन को तगड़ा डैमेज हुआ, और शायद दोस्तों बहरीन ने इसके बाद अमेरिका का दरवाजा खटखटाया है और ये कहा है कि हमारा जो नुकसान हुआ है हमें इसका बदला चाहिए। और इसी के बाद दोस्तों अगली रिपोर्ट अपनी स्क्रीन पे आप देखेंगे कि अमेरिका के खतरनाक प्लेन, जिनमें से एक E-3G, साथ ही दोस्तों KC-135R, और इसके अलावा दोस्तों OG-4C, ये जैसे खतरनाक हथियार, खतरनाक फाइटर प्लेन मिडिल ईस्ट के ऊपर रवाना हुए हैं। इसका मतलब दोस्तों बड़ा साफ है कि एक बार फिर से जंग की सुगबुगाहट हो रही, चूंकि ये फाइटर जेट इजराइल से भी उड़े हैं, साथ ही अमेरिका के अलग अलग एयरबेसेस से भी उड़े हैं, और ये तमाम फाइटर जेट इस समय मिडिल ईस्ट के ऊपर उड़ रहे हैं, वहां पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो ये कयास लगाया जा सकता है, और मे भी जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक हो भी सकता है कि ईरान के ऊपर फिर से हमला हुआ हो। और अगर ये हमला हुआ है तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि फिर सीज फायर बचा कहाँ। और यही वजह है कि ईरान को भी ये बात पता है कि उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की जा सकती है, और यही वजह है कि ईरान ने कहा कि हम दूसरे फेज की बातचीत नहीं करेंगे। क्यों बातचीत करें? हमारे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब शहादत हासिल कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे देश की आवाम खुद सड़कों पर उतर के कहती है कि हमें सीज फायर नहीं करना है, तो फिर पॉलिटिशियन को क्या चुल मची सीज फायर करने की? मुझे ये बात समझ नहीं आता। भाई बार बार तुम कहते हो कि हमें सुप्रीम लीडर की शहादत याद है, हमें सुप्रीम लीडर की वो बातें याद है कि हमें क्या सिखाया गया था कि अमेरिका के आगे नहीं झुकना है। तो जब नहीं झुकना सिखाया गया था तो तुम्हें बातें भी याद है, और तुम जाके बातचीत करने को भी तैयार हो। यही बात जो तुमने आज बोली कि स्विट्जरलैंड के अंदर हमें बातचीत नहीं करनी है, यही बात अगर तुम शुरू में बोलते और कम से कम 20-25 दिन और लंबा जंग खींच देते और तगड़े हमले करते, तो अमेरिका तुम्हारी सारी शर्तें मानता। और ये बीच में जो छुटपुट झड़प हो रही है, लेबनान को किस हिसाब से हाशिए पे रख दिया गया है, वो भी आपको वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। ये तमाम चीजें ना होती, आज अमेरिका इजराइल तुम्हारी बात मानता, लेकिन तुम थोड़े से लबलबा किस्म के इंसान हो, लब करते पहुंच गए बातचीत करने, तो फिर क्या होगा? यही होगा, कभी तुम्हारी सिरिक आइलैंड पे हमला कर देता अमेरिका।
कभी लेबनान को हाशिए पे रख दिया जाता है। अब जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि लेबनान के साथ इजराइल का एक बार फिर से सीज फायर हुआ है, और इस सीज फायर में जो जो बातें शर्तों के तौर पे रखी गई हैं और जिन बातों को लेबनान की हुकूमत ने माना है, उसको सुनेंगे तो सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि अब ऑफिशियली तौर पे लेबनान की जो आर्मी है वो हिजबुल्लाह से लड़ेगी, और लड़ने के बाद हिजबुल्लाह का हथियार छीनेगी और हिजबुल्लाह को एकदम खत्म, एकदम नेज़ नाबूद कर देगी। ये शर्तों में कहा गया। दूसरी बड़ी बात ये बोली गई है कि भाई साहब, लेबनान के अंदर से इजराइल की आर्मी पीछे नहीं हटेगी, और लेबनान की हुकूमत ने कहा ठीक है। तीसरी बड़ी बात ये कही गई है कि लेबनान के लोगों की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होगी वो इजराइल भी देखेगा, मतलब इजराइल की आर्मी भी लेबनान के अंदर घुस के सिक्योरिटी देखेगी, और इस पर भी लेबनान की सरकार ने कहा कि ठीक है। अब आप सोच के देखिए कि जब इस हिसाब से शर्तें रखी जाएंगी तो फिर लेबनान की अपनी वजूद की स्थिति क्या बनी? लेबनान तो फिर खत्म है भाई। जब सामने वाला देश तुमको कंट्रोल करेगा तो तुम अलग देश कैसे हुए? इसी के बाद दोस्तों लेबनान के अंदर प्रोटेस्ट शुरू होता है, और किस हिसाब से इंटेंस प्रोटेस्ट हो रहा है, गृह युद्ध जैसी स्थिति, उसका वीडियो मैंने आपको दिखाया था, एक बार फिर से देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से लेबनान के अंदर, लेबनान में जो हिजबुल्लाह के सपोर्टर हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहरहाल अब सीज फायर हो गया तो कायदे से इजराइल को हमला नहीं करना चाहिए, चूंकि हिजबुल्लाह ने तो कोई हमला किया नहीं है। लेकिन खबर आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं कि अभी कल रात इजराइल ने फिर से हमले किए हैं और कम से कम एक लेबनानी इसमें मारा गया। मतलब फिर से इजराइल ने हमला कर दिया। लेकिन लेबनान की सरकार इस बारे में सवाल नहीं पूछ सकती कि आखिर भाई साहब, जब सीज फायर हो गया था तो तुमने हमला क्यों किया? अब आप सोच के देखिए कि ईरान ने जो थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी, आज उसका रिजल्ट लेबनान को भुगतना पड़ रहा, जो कि सरकार तो कठपुतली है। सरकार जो है वो अमेरिका और इजराइल की ही बैठाई हुई। तो ऐसे हाल में लेबनान के लोगों का भविष्य क्या हो गया, आप यहां से सोच सकते हैं। खैर, इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आ रही कि दुबई और ईरान के बीच जो डायरेक्ट फ्लाइट होनी थी, अब उसकी तारीख आ गई है कि 1 जुलाई से डायरेक्ट फ्लाइट फिर से रिज्यूम होगी, और ईरान और यूएई के बीच जो ताल्लुकात है फिर से नॉर्मल हो सकते हैं। लेकिन ये बात केवल यूएई के लिए बोली गई है, बाकी पूरी दुनिया में कहां कहां कैसी कैसी फ्लाइट जानी है इसके बारे में ईरान अभी विचार कर रहा है, और ईरान विचार करके बताएगा कि फ्लाइट कहां जाएगी, कैसे जाएगी और कब से जाएगी। खैर, इधर ये तमाम चीज़ दोस्तों चल रही है। इधर बड़ी अपडेट पाकिस्तान के हवाले से निकल के सामने आ रही कि पाकिस्तान के कराची में जो रेंजर का कार्यालय था उसके ऊपर आत्मघाती यानी फियादीन हमला हुआ है। दरअसल पाकिस्तान के कराची में एक जगह लगती है गुलिस्ताए जौहर। गुलिस्ताए जौहर में पाकिस्तानी रेंजर का कार्यालय था, और रात में 8:10 की ये बात है जब ये खबर निकल के सामने आती है कि अचानक से वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, और आने के बाद उन्होंने अपने आप को एक्सप्लोजन से भर रखा था, मतलब बॉम्ब वगैरह लगा रखा था, और वहाँ पे जाते ही वो अपने आप को ब्लास्ट कर लेते हैं, और जैसे ब्लास्ट करते हैं फ़ौरन उस मुख्यालय में बड़ा धमाका होता है। अब जैसे धमाका होता है तभी कुछ और लोग आते हैं टीटीपी के, और आने के बाद वो गोलीबारी शुरू करते हैं। इधर से भी काउंटर फायरिंग की जाती है, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट निकल के सामने आई कि कम से कम दर्जनों जो रेंजर ऑफिसर थे उनकी शहादत हुई है, और ये काम टीटीपी ने किया है। अब आप सोच के देखिए कि एक तरफ तो पाकिस्तान नेगोशिएशन करवा रहा है ईरान और अमेरिका के बीच, और दूसरी तरफ उसकी ही राजधानी के पास, उसकी ही कराची में बड़ा फियादीन हमला होता है और उसके ही लोग मारे जाते हैं। और आज पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है दोस्तों कि पीओके में जो पाकिस्तान के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अलग ही बलूचिस्तान में बवाल काट के बैठी है। सिंध में प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके अलावा टीटीपी अलग बम फोड़ रहा है। तो खुद का पतलून फटा है। लेकिन भारत के मोदी साहब जैसा इसमें पाकिस्तान को भी भूत सवार है कि हम विश्वगुरु बन जाएं, और विश्वगुरु बनने के चक्कर में अपने ही देश की लंका ये कैसे लगा रहे हैं आप देख सकते हैं। कायदे से अगर ये अपने इंटरनल मैटर पे ध्यान देते तो शायद इनके जो जवान शहीद हो रहे हैं वो ना होते। भाई, आवाम से अगर आप प्यार से ट्रीट करते, उनसे बातचीत करते तो आवाम आपका सपोर्ट करती, लेकिन आप आवाम को ही दुश्मन बना के बैठे हैं तो फिर ऐसी चीज़ें तो होनी है। खैर, इधर ये तमाम चीज़ दोस्तों चल रही है। इधर बड़ी अपडेट अमेरिका के हवाले से निकल के सामने आ रही है, और हमारे मोदी साहब ने अमेरिका के अंदर जाके भारत की यूथ का भला किया या नहीं किया, भारत की आवाम का भला किया या नहीं किया, एक शख्स का भला किया है, और उस शख्स का नाम है अडानी। अडानी को लेके अमेरिकन सरकार ने अपनी कोर्ट में कहा कि जो भी अडानी के ऊपर केस चल रहे हैं उस केस को फौरन बंद कर दिया जाए और सारे केसों को खारिज कर दिया जाए। ये बात अमेरिकन सरकार ने बोली।
लेकिन जो जज साहब थे वो सरकार के दबाव में नहीं आते, और दबाव में ना आके जज साहब ने साफ तौर पे कहा कि भाई साहब अभी तक आपने जो बातें बोली हैं वो उतनी कैपेबल नहीं है कि हम इस केस को कैंसिल कर दें, क्योंकि ये केस बहुत डेप्थ है और अलग अलग मामलों से जुड़ा हुआ है। इस वजह से अडानी के ऊपर जो केस चल रहा है वो केस चलता रहेगा। आप सोच के देखिए कि अडानी रहने वाले भारत के, अमेरिका में उनका केस चल रहा है और अमेरिकन सरकार ये चाह रही है कि अडानी के ऊपर चलने वाले केसेस बंद कर दिए जाएं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है, बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते। खैर, इधर तो ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल रही है, इधर बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आ रही है। और हमारे देश में भ्रष्टाचार का हाल क्या है एक बार आपको बता देता हूं, फिर मिडिल ईस्ट की खबरों की तरफ लेके चलता हूं। क्योंकि कहानी ये होती है कि मिडिल ईस्ट की खबरें बताते बताते अपने देश के अहम मुद्दों के बारे में मैं आपको बताना भूल जाता हूं, जो चीज़ें आपको जाननी चाहिए। हमारे देश में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं भगीरथ जी। भगीरथ जी के दिमाग में आता है कि यार मैं खीरे की खेती करूँ, चूंकि मैं कृषि मंत्री हूँ। अब भगीरथ जी क्या करते हैं कि ये खीरे की खेती करते हैं। अब मंत्री साहब के पास पैसा तो था नहीं खेती करने का, तब मंत्री साहब सोचते हैं कि मैं सरकार से सब्सिडी ले लूं। ध्यान दीजिएगा, जो मंत्री हैं कृषि मंत्री, वो चाह रहे हैं कि कृषि मंत्री उनको सब्सिडी दे दें, मतलब खुद से खुद के लिए सब्सिडी मांगी। सब्सिडी कितनी? 99 लाख रुपए की। अब जब सब्सिडी मांगी केंद्रीय मंत्री साहब ने, तो केंद्रीय मंत्री साहब ने सब्सिडी अप्रूव कर दी, चूंकि खुद से खुद का मांगना था। अप्रूव करके पास हो गया पैसा कि भाई साहब खेती करेंगे। बाद में जब ये मामला खुल के सामने आया तो पता चला कि भाई साहब ने 99 लाख रुपए की खीरे उगा दिए। अब ये खीरा आप एक एक ले लो और लेने के बाद अपने स्थान विशेष में फिट कर लो, चूंकि 99 लाख रुपए के खीरे आप खा तो सकते नहीं हो। मतलब आप सोचो, 99 लाख रुपए के खीरे आप खा नहीं सकते हो। अच्छा, दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर कोई भक्त मुझसे ये कहे कि हो सकता है भाई साहब के पास उतना बड़ा खेत हो, उतने ही उनके पास अगर खेती है तो 99 लाख रुपए के खीरे वहां पे बोए जा सकते हैं। तो बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि भाई साहब अगर इतना बड़ा खेत है तो क्या उतने बड़े खेत का टैक्स दिया? तो फिर तो ये टैक्स चोरी का मामला है। बहरहाल ये मामला बहुत जोरों शोरों के साथ उठ रहा है। गोदी मीडिया इसको दबाने की कोशिश करेगी, लेकिन आप गोदी मीडिया के जाल में मत फंसिएगा। आपका भाई प्रखर राजपूत बैठा है, आपको खबरें बताएगा। बाकी आपका मन भाई सुने ना सुने, शेयर करे ना करे, लेकिन जो ईमान वाले हैं इस वीडियो को शेयर करेंगे। खैर, इसी दौरान दोस्तों ईरान के हवाले से बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है और इस समय ब्रेकिंग न्यूज है कि ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि इजराइल के जहाज, चाहे जितना हमारा समझौता हो जाए, चाहे जितनी हमारी डील हो जाए, चाहे जितनी हमारी बातचीत हो जाए, लेकिन इजराइल के जहाज स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से पार नहीं हो सकते। अब जैसे ही ये बात ईरान ने बोली, इजराइल ने फौरन धमकाते हुए कहा कि अगर हमारे जहाज पार नहीं हो पाए तो ऐसे हाल में हमें फौरन मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा। यानी अब एक बार फिर से देखें तो जंग का माहौल फिर से तैयार है। चूंकि इजराइल के जहाज स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में आएंगे, जबरदस्ती जाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही जाने की कोशिश करेंगे तो जैसे उस जहाज पे हमला किया अभी 2-3 दिन पहले सिंगापुर वाले, सेम उसी तरीके से ईरान इजराइल के उस जहाज पे हमला करेगा। और जैसे ही हमला करेगा, इजराइल ने कहा कि हम मिलिट्री एक्शन लेंगे। तो ऐसे टाइम में आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि इजराइल अभी ठंडा नहीं हुआ है, इजराइल जंग करने का बहाना खोज रहा है। और देखिएगा कि चंद दिनों में इजराइल अपना एक जहाज जरूर भेजेगा ताकि उस पर ईरान हमला करे, और जैसे ईरान हमला करे फौरन जंग शुरू हो जाए। खैर, इधर ये तमाम चीज चल रही दोस्तों। इधर आपको मुंबई की एक अपडेट बताता हूं। मुंबई में मुहर्रम मनाया जा रहा था और इसी दौरान एक शख्स, ध्यान दीजिएगा, शख्स नाम नहीं, ये शख्स उस मुहर्रम की भीड़ में आता है। आने के बाद कहता है कि अगर किसी के हाथ पांव में दर्द हो तो मुझसे दवा ले लो, आराम हो जाएगा। अब भीड़ पागल, भाई साहब फ्री में दवा बट रही, होगा कोई मोमिन, दवाएं लेना शुरू, दवाएं लोग खाने लगे। इसी दौरान किसी ने दिमाग लगा के सोचा कि यार चलो दवा की जांच करा लें, भाई साहब है क्या। जब दवा की जांच हुई तो पता चला कि वो चूहे मारने की दवा थी, खतरनाक जहर। अब आप सोच के देखिए कि अगर इसको कोई खा लेता तो क्या होता। बहरहाल मीडिया ने उस आदमी का नाम सार्वजनिक नहीं किया कि कौन था, तो अब कौन था वो आप सोच सकते हैं, मैं अपने मुंह से क्यों कहूं। आप सोच के देखिए कि इस देश में नफरत इस कदर फैलाई जा रही है कि मुहर्रम जैसे पवित्र मौके पे भी लोगों की जिंदगियां लेने की कोशिश की जा रही है। खैर, इधर पुलिस का क्या मानना है, पुलिस की क्या बोलभाषा है, वो भी आपको बता दे रहा हूं। बिहार में भरत तिवारी का एनकाउंटर इस समय बहुत चर्चित है। पूरी दुनिया ये कह रही है कि भरत तिवारी का एनकाउंटर फेक था, फर्जी था, जबरदस्ती भरत तिवारी को मार के शहीद किया गया। बहुत सारे लोग शहीद का तमगा दे रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब वो तो क्रांति लाने वाला था, उसको मार दिया गया, वो तो सरकार की नींव उखाड़ देता। तमाम बातें
वीडियो भी हमने देखा कि भाई साहब भरत तिवारी ने अपना असलहा सबमिट किया, कहा कि मैं सरेंडर कर रहा हूं। इसी के जस्ट बाद भरत तिवारी का एनकाउंटर हो गया, 4 गोलियां मारी गई, 4 गोलियां। अब सुनिए, भरत तिवारी की माता जी का नाम है आशा देवी। मां तो मां होती है। जब उसके बच्चे का एनकाउंटर किया गया तो मां ने फिर सवाल उठाए कि भाई साहब मेरा जो बच्चा था उसने सरेंडर किया, हथियार फेंके, फेसबुक लाइव पे वीडियो किया कि मैं हथियार फेंक रहा हूं, तो फिर पुलिस कैसे कह रही है कि इसने हथियार चलाया, गोली चलाई। आशा देवी ने मीडिया के सामने जब ये बाइट देनी शुरू की तो आज तक की ही रिपोर्ट है, किसी और मीडिया की नहीं, आज तक की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि बिहार के उस जगह के एसपी ने आशा देवी को धमकाते हुए कहा कि अगर ज्यादा मीडिया के सामने मुंह खोलोगी तो तुम्हारा भी हाल तुम्हारे बेटे जैसा कर देंगे। सोचिए उस मां के दर्द को, आप सोचिए कि जहां फर्जी एनकाउंटर के मामले में उसके बच्चे को मारा गया और मारने के बाद उस मां से यह शब्द बोला जा रहा। अब कई सारे लोग यहां पे दुखी होंगे, लेकिन यही बात मैं समझाता हूं कि मैयत का खाना तभी तक अच्छा लगता है जब तक अपने घर पे ना बने। आज भरत तिवारी का मामला है तो ये बड़ी से हिंदू लॉबी उछल उछल के कह रही है, लेकिन कभी कोई अब्दुल था, कभी कोई जीशान था, कभी कोई गुफरान था, उसकी माँ ने भी तो यही बात बोली होगी, उसकी माँ ने भी तो यही चीज़ सोचा होगा। और जब उसकी माँ ने ये बात बोली थी तब आप हंस रहे थे, आप जश्न मना रहे थे, आपको हर मुसलमान आतंकवादी दिख रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि भाई अगर ये मुसलमान है तो ये गलत ही होगा। मतलब इतनी नफरत है। अब आपको एक बस का वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद वीडियो समाप्त करूंगा। इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक महिला कंडक्टर से बातचीत करती है। महिला हिजाब में थी, फौरन कंडक्टर ने कहा कि तुम्हें पाकिस्तान जाना चाहिए। छोटी सी झड़प की वीडियो आप देखिए जरा। पाकिस्तान किस बात पे बोल रहा है? पाकिस्तान भेज दूंगा। मैंने नहीं बुलाया। क्यों बोल रहे हैं? पाकिस्तान से नहीं चल रहे हो? मैंने आपको ये बताया। चलो बताओ। मैं कोई जज नहीं हूँ। नहीं है। मैंने आपको ये बताया टिकट कटवा जब नगीना का जुलूस निकलेगा तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मैंने आपसे एक बात आप बोलेंगे भाई पास उधर जाऊंगी तो ये बोलेगा उनकी तैयारी है तो जुलूस निकलने की, मैं तो लेके जब चाहे रोड पर आ जाए हो जाएगा। क्या मतलब बनता है कि मारूंगी थप्पड़ और तुझे पाकिस्तान भेजने की औकात है? पाकिस्तान भेजने की ठीक है। ये बदतमीजी नहीं कर रहे कि पाकिस्तान भेज दूंगी। एक सेकंड, ये बात नहीं बोल रहे पाकिस्तान भेजने की। तुम भेज दोगे पाकिस्तान? ये पाकिस्तान भेजेंगे ये 3 लोग बैठे। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से उस महिला को फौरन ये कहा गया कि पाकिस्तान चले जाओ। अब सुनिए, मुजफ्फरनगर में मुहर्रम के मौके पे एक पुलिस वाले ने, चूंकि मुसलमान था बेचारा, अपने हाथों में तलवार लेके कुछ करतब दिखा दिए। आमतौर पे हर धर्म वाले ये काम करते हैं। कभी अनु चौधरी साहब गदा लेके चलते हैं, कभी कुछ और होता है। जैसे ही मुसलमान ऑफिसर ने काम किया, फौरन इसको लाइन हाजिर कर दिया गया। रिपोर्ट आपके सामने है, तो आप सोच के देखिए कि किस हिसाब से दोहरा मापदंड है। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। और अगर आप मेरी इस पत्रकारिता में साथ देना चाहते हैं, मैं आपसे पैसे नहीं मांगता, मैं कुछ भी नहीं मांगता, बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचाएँ, ताकि इनकेस मुझे कोई दिक्कत हो तो मेरे साथ कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा भाई सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा सकें। बस इतना ही चाहिए मुझे। आप चाहें तो आवाज़ बन सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी बात करें।